यह हफ्ता स्पेसएक्स स्टारशिप के अंतिम लॉन्च का गवाह बना, जैसा कि हम उसे जानते हैं, और स्टार बेस के पहले युग के लिए इससे ज़्यादा परफेक्ट विदाई की कल्पना करना मुश्किल है। आज की सबसे बड़ी कहानी वास्तव में आने वाले समय के वादे के बारे में है, लेकिन पहले आइए नज़र डालते हैं फ्लाइट 11 पर, जो स्टारशिप टेस्ट के इतिहास में अब तक की सबसे परफेक्ट उड़ान साबित हुई। यह सब शुरू होता है एक पहले से उड़ चुके सुपर हैवी बूस्टर से। यह वही रॉकेट है जिसे हमने मार्च 2025 में फ्लाइट 8 के दौरान लॉन्च होते देखा था। बूस्टर को कुछ सफाई और रिपेयरिंग के लिए स्टारैक्टरी वापस लाया गया था, जिसमें कुछ इंजनों को बदलना शामिल था, लेकिन फिर भी हमारे पास फ्लाइट 8 के 24 ओरिजिनल रैप्टर इंजन इस बार फ्लाइट 11 में लौट रहे हैं और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अब तक हर कोई जानता है कि एक सफल स्टारशिप लॉन्च कैसा दिखता है, और यह उड़ान भी कुछ अलग नहीं थी। एक साफ नीले शाम के आसमान में शानदार आरोहण, उसके बाद हॉट स्टेज सेपरेशन और बूस्टर की धरती पर वापसी। इस बार स्पेसएक्स के पास अपने बूस्टर लैंडिंग बर्न के लिए एक नया प्रयोग था। जैसे पिछले 2 फ्लाइट्स में हुआ था, इस बार भी यह टॉवर कैच नहीं होने वाला था। इसके बजाय वे रॉकेट को पानी के ऊपर उतार रहे थे, और इससे उन्हें बिना किसी जोखिम के कुछ नया आजमाने की आज़ादी मिल गई। इसलिए सामान्य प्रक्रिया की बजाय, जहां वे 13 इंजनों से लैंडिंग शुरू करते हैं और फिर उसे 3 पर लाते हैं, इस बार उन्होंने 13 से 5 और फिर अंत में 3 इंजनों पर स्विच किया। स्पेसएक्स का कहना है कि यह उनके अगले बूस्टर वितीन के लिए नई प्रक्रिया की टेस्ट रन है। इससे लैंडिंग बर्न में थोड़ा कम ईंधन खर्च होगा, जिसका मतलब है कि टेक ऑफ के लिए ज़्यादा फ्यूल बचेगा। इस बीच अंतरिक्ष में स्टारशिप बेहतरीन ढंग से ग्लोब के चारों ओर एक सबऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी में आगे बढ़ रही थी। यहाँ मुख्य उद्देश्य बस इतना था कि जहाज पूरे समय कंट्रोल में रहे और कोई विस्फोट न हो, और ऐसा ही हुआ। स्टारशिप ने कोस्टिंग फेज के दौरान नियंत्रण बनाए रखा और हमें यह दिखाया कि उसके विंग फ्लैप्स कितने कमाल के हैं जब वे री एंट्री में पिघलते नहीं हैं। फ्लाइट के लगभग 58 मिनट बाद और 50 किमी की ऊंचाई पर स्टारशिप ने अपनी पहली प्लान की गई डायनामिक बैंकिंग मैन्यूवर की शुरुआत की। यह मूल रूप से उनका पहला प्रयास था उड़ान के बीच में दिशा बदलने का। सीधे गिरने की बजाय जहाज एक तरह की अर्धवृत्ताकार ट्रैजेक्टरी में घूमता हुआ नीचे उतर रहा था। यह भविष्य की लैंडिंग कोशिशों के लिए बेहद ज़रूरी टेस्ट था। जब जहाज को अपने लॉन्च साइट पर वापस लौटना होगा, उसे मैक्सिको से धीरे धीरे मुड़कर टेक्सास के स्टार बेस की ओर लौटना होगा। फिर ज़मीन से ठीक ऊपर जहाज को आखिरी ट्विस्ट मैन्यूवर करना होगा ताकि वह टॉवर और कैच आर्म्स के साथ अलाइन हो सके। हमने जहाज को यह टर्न T+1 घंटे और 5 मिनट पर करते देखा। यह लगभग 180 रह घूमता है, फिर अंतिम डाउनवर्ड फ्लिप करता है और लैंडिंग बर्न के लिए इंजन इग्नाइट करता है। इतनी सारी दिशा बदलने और घूमने के बावजूद जहाज फ्लोटिंग बॉय कैमरे के ठीक बगल में सटीक लैंड करता है, और हम देखते हैं कि वह हल्के से पानी पर स्प्लैश करता है, फिर झुकता है और विस्फोट हो जाता है। अब यह आखिरी बार था जब कोई स्टारशिप लॉन्च ऐसा दिखेगा। फ्लाइट 12 से एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, और इसका मतलब है कि अगली बार जहाज से लेकर बूस्टर तक और लॉन्च पैड तक सब कुछ पूरी तरह बदल जाएगा। नए सुपर हैवी बूस्टर का अगला वर्जन बिल्कुल नए लुक और बहुत ज़्यादा ताकत के साथ आएगा। नए सुपर हैवी के बेस पर अभी भी 33 इंजन होंगे, लेकिन ये होंगे रैप्टर वितीन। इन नए इंजनों की ताकत 230 टन थ्रस्ट से बढ़कर 280 टन तक हो गई है। लेकिन और भी महत्वपूर्ण यह है कि रैप्टर 3 का इंजन डिज़ाइन पहले से कहीं ज़्यादा सिंपल है, जिसमें बाहरी हिस्सों की संख्या कम कर दी गई है। असल में वदों के हर पाइप और वायर को वतीन में इंजन केसिंग के अंदर ला दिया गया है। यह न सिर्फ बनाने में आसान है, बल्कि उड़ान के दौरान ज़्यादा भरोसेमंद भी, क्योंकि लॉन्च और री एंट्री के दौरान कम एक्सपोज्ड पार्ट्स होंगे। स्पेसएक्स का कहना है कि रैप्टर 3 का टेस्टिंग फेज अब पूरा हो गया है और पहले फ्लाइट रेडी इंजन अब प्रोडक्शन लाइन से निकल रहे हैं। बूस्टर के ऊपरी हिस्से की बात करें तो इसे थोड़ा लंबा किया गया है ताकि नए इंजनों के लिए बड़े फ्यूल टैंक समा सकें। इस नए फ्यूल सिस्टम में एक बड़ा ट्रांसफर ट्यूब शामिल है जो लिक्विड मीथेन को बूस्टर के टॉप से नीचे इंजन बे तक ले जाता है।
स्केल के हिसाब से देखें तो यह ट्यूब अकेले एक फैल्कन 9 बूस्टर के बराबर बड़ी है, एक रॉकेट के अंदर दूसरा रॉकेट, और बूस्टर के टॉप पर चीज़ें और दिलचस्प हो जाती हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि 4 ग्रिड फिन्स की जगह अब सिर्फ 3 रह गए हैं और उन्हें एक टी शेप पैटर्न में रिपोजिशन किया गया है। इसका मुख्य कारण था कैच पिन को ग्रिड फिन की संरचना में इंटीग्रेट करना। इसे पूरा करने के लिए हर ग्रिड फिन को करीब 50% तक बड़ा और मजबूत बनाया गया है। स्पेसएक्स को इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने चौथा फिन हटा दिया। हमें पता है कि चीज़ें हटाना इलॉन मस्क की पसंदीदा डिज़ाइन फिलॉसफी है। अब देखना यह है कि क्या उन्हें इसे वापस जोड़ना पड़ता है या नहीं। ग्रिड फिन्स के ऊपर आता है सुपर हैवी का नया हिस्सा, एक इंटीग्रेटेड हॉट स्टेज कनेक्शन। फ्लाइट 2 से अब तक हर लॉन्च में स्पेसएक्स ने हॉट स्टेज सेपरेशन का इस्तेमाल किया है, जो हमेशा शानदार रहा, लेकिन इसके लिए एक इंटरेस्टेड अडेप्टर चाहिए होता था जो बूस्टर के फ्यूल टैंक को इंजन फ्लेम से बचाता था और एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकलने देता था। यह इंटरेस्टेड अडेप्टर छोटा लग सकता है, लेकिन इसका वजन करीब 10 मीट्रिक टन था और सेपरेशन के बाद इसे समुद्र में गिरा दिया जाता था। यह लंबी अवधि के लिए टिकाऊ नहीं था, इसलिए नए बूस्टर में ऊपर की तरफ ट्रायंगल पैटर्न में सपोर्ट बीम्स दिए गए हैं जो एग्जॉस्ट गैस को आसानी से बाहर निकलने की जगह देते हैं। बीच में एक नया रीइंफोर्स्ड डोम सेक्शन है जो असल में मीथेन फ्यूल टैंक का टॉप है। स्पेसएक्स ने इसमें अतिरिक्त स्टील की परतें जोड़ी हैं ताकि इंजन फायर के दौरान टैंक को सुरक्षा मिल सके। अब स्टारशिप वितीन की बात करें तो ये बाहर से काफ़ी हद तक मौजूदा डिज़ाइन जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर बहुत सारे नए अपग्रेड मिलेंगे। मौजूदा वदो जहाज़ अपनी भरोसेमंदता की दिक्कतों के लिए जाना जाता है। ज़्यादातर उड़ानें किसी न किसी रैपिड अनस्केड्यूल्ड डिसअसेंबली का शिकार हुई हैं, लेकिन हर फेल्योर ने डिज़ाइन की किसी न किसी खामी को उजागर किया है। स्पेसएक्स ने इस पूरे साल लगातार समस्याओं को ढूंढा, सुधारा और फिर नई समस्याएं खोजकर उन्हें भी ठीक किया। फ्लाइट 10 तक आते आते उन्होंने अधिकांश कमियां सुधार लीं, लेकिन तब भी जहाज़ के इंजन सेक्शन में एक विस्फोट हुआ जिसने 2 रियर कंट्रोल फ्लैप्स को नुकसान पहुंचाया। उन सब गलतियों से सीखते हुए स्टारबेस इंजीनियरों ने स्टारशिप वितीन के लिए फ्यूल डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह से फिर से डिज़ाइन किया है। इस रॉकेट में भी नया अपग्रेडेड रैप्टर इंजन लगाया गया है जो ज़्यादा भरोसेमंद होगा। इन सब सुधारों के साथ नया स्टारशिप सुपर हैवी 100 से 150 टन पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने में सक्षम होगा। यह क्षमता पुराने अपोलो युग के सैटर्न 5 रॉकेट के बराबर है, लेकिन फ़र्क यह है कि स्टारशिप पूरी तरह से रीयूजेबल होगा, जो अपोलो के समय लगभग असंभव माना जाता था। और इसी रीयूजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्पेसएक्स ने हमें अब तक की सबसे डिटेल झलक दिखाई कि ऑर्बिटल डॉकिंग और फ्यूल ट्रांसफ़र कैसे काम करेगा। वितीन जहाज़ के एक्सटीरियर पर नए डॉकिंग अडेप्टर लगाए जाएंगे, हीट शील्ड के विपरीत दिशा में। ऐसा लगता है कि 2 तरह के स्टारशिप होंगे, एक मेल अडेप्टर वाला और एक फीमेल अडेप्टर वाला, यानी एक भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला जहाज़। कनेक्शन के बाद दोनों जहाज़ तरल ईंधन का आदान प्रदान करेंगे, जिससे रिसीविंग जहाज़ और ऊंचाई पर उड़कर नए गंतव्यों तक पहुंच सकेगा। स्पेसएक्स का कहना है कि नया स्टारशिप वितीन अंतिम डिज़ाइन नहीं है, लेकिन यही पहला जहाज़ होगा जो चांद और मंगल पर उतरेगा या कम से कम कोशिश करेगा, और इन सबको सपोर्ट करेगा नया और बेहतर स्टारशिप लॉन्च पैड और कैच टॉवर, जिसे स्टेज 0 कहा जाता है। फ्लाइट 11 टॉवर 1 से होने वाली आखिरी लॉन्च होगी, और यह आखिरी बार होगा जब स्पेसएक्स अपने अपसाइड डाउन शावर हेड फ्लेम डाइवर्टर का इस्तेमाल करेगा। टॉवर 2 में बेस पर एक पारंपरिक फ्लेम ट्रेंच और वाटर डिल्यूज सिस्टम होगा, ठीक वैसे ही जैसे फैल्कन 9 के नीचे होता है। खुद टॉवर पहले से ऊंचा और मजबूत होगा, लेकिन उसके चॉपस्टिक आर्म्स पहले से छोटे होंगे। वजह सीधी है, छोटे आर्म्स तेजी से मूव करते हैं और ज़्यादा स्थिर रहते हैं। जब स्पेसएक्स ने पहले आर्म्स बनाए थे तब उन्होंने कभी रॉकेट कैच नहीं किया था, इसलिए उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कितनी सरफेस एरिया चाहिए। अब पता चल गया है कि उतनी नहीं, तो अब वे और स्मार्ट तरीके से बना रहे हैं।
यह सब हमें आने वाले समय के लिए उत्साहित करता है। इसका मतलब है कि स्टारशिप का अगला अध्याय फिर से नई और रोमांचक उड़ानों से भरा होगा। तो जुड़े रहिए। अगर आपको स्पेसएक्स स्टारशिप की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कमाल के स्पेस साइंस अपडेट्स देखने के लिए चैनल द यूनिकीवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।